Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy detailed topic analysis session. And today we shall be discussing the Indian-German relations in context of the present times, how they evolved, how they developed, and how the world is going and how those relations could affect the world and India in particular, and of course the Germany. Now, the why we are discussing it is because the Indian Prime Minister was in Germany, and the visit itself clearly indicates that the relation between two countries are moving beyond diplomatic necessities, है ना. इनफैक्ट जर्मनी ने जो है रशिया को एकदम बॉयकॉट किया है. उनका जो स्टैंड है यूक्रेन को लेकिन हमारा न्यूट्रल है. फिर भी वी आर गोइंग गुड विद द यूरोपियन नेशंस फॉर नाउ. Now let us see a background how the diplomatic relations have improved. Now India was one of the first countries to grant diplomatic recognition to the Federal Republic of Germany, and in 2000 this partnership was institutionalized with the launch of intergovernmental consultation in 2011, that is IGC हमने एक बना दिया. उसके बाद ऐसे क्या होता है, ये IGCs वगैरह क्या होती हैं, ये सब डिप्लोमेटिक चैनल या डिप्लोमेटिक टाइज में एक टाइप की बढ़ोतरी होती है कि यहाँ स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ये हमारा गवर्नमेंट कंसल्टेशन हो रही है, इससे हमारा 2+2 डायलॉग हो रहा है. तो इस टाइप से क्या है कि चीज़ें इंप्रूव होती हैं. दैन इन सितंबर 2020 द जर्मन गवर्नमेंट लेड आउट इट्स इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस, एंड इंडो पैसिफिक विदाउट इंडिया इज़ नथिंग. नाउ let's have an overview of Indian-German relation. First is strategic relations. Now, in this multipolar, global order, we required middle powers to support each other in their pursuit of strategic autonomy. अगर हमें बना के रखना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड हटते जा रहा है. यूएससी की जो धाक थी या धमक थी वर्ल्ड में, वो कम हो रही है. चाइना अपनी धमक स्टैब्लिश कर नहीं पा रहा है. तो नाउ वी आर मूविंग विद द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज एंड द वर्ल्ड इज कनेक्टिंग इन सच अ वे दैट वी आर मूविंग towards a very multipolar world where the different powers will have different say, and every country will try to make itself more and more powerful. Now while India's strategic autonomy means, अब strategic autonomy भी दोनों countries के लिए अलग अलग है. इंडिया के लिए वो इकोनॉमिक मल्टी अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है. जर्मनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है थ्रू उसका जो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ता है यूरोपियन यूनियन का. नाउ इकोनॉमिक रिलेशन जो है, हाँ जर्मनी जो है यूरोप में देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एट ग्लोबल लेवल. अंडर मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड MIIM प्रोग्राम, तो ये MIIM प्रोग्राम किसका है? इंडिया एंड जर्मनी का. जर्मनी डिक्लेयर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1.2 बिलियन यूरोज इन इंडिया. द साइनिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस किस के बीच में? ये भी इंडिया और जर्मनी के बीच में. फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, है ना, हायर एजुकेशन एंड मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल बिटवीन दी बोथ द कंट्रीज, कि आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना. जैसे उसमें क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल, ये सब चीज़ें क्या होती है, ईज ऑन एक्सेस टू कंट्रीज़ होती हैं. बट उसके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है बोथ कंट्रीज के बीच में. नाउ दैट इज़ it shows that the comfort level between the two nations is going and it is okay. Now साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इंडिया और जर्मनी ने एक हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ग्रुप बनाया है. तो ये देखो MIIM, ठीक है, कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको. कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप ग्रुप. दीज आर ऑल डिप्लोमेटिक things or diplomatic instrument to establish a well relation between both the countries. Then high technology partnership group for identifying specific opportunities for high technology collaboration under Make in India program. In fact, both countries have also collaborated and cooperated in the field of artificial intelligence and digital transformation, which is the need of the day. Then defense cooperation, तो देखो इंडिया और जर्मनी के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2006 में ही साइन हो गया था. नाउ जर्मनी डिसाइडेड टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद इंडिया. अब देखो टेक्नोलॉजी क्या होना है कि मिलिट्री इक्विपमेंट एक चीज़ हो गई है, अभी टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है. भाई इंडिया बोलता है वैसा करो, हमें टेक्नोलॉजी शेयर कर दो, बना तो हम खुद लेंगे, ठीक है. देन कल्चरल रिलेशन दोनों कंट्रीज़ की काफ़ी अच्छी हैं. वहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं जर्मन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में. इंडिया का काफ़ी ज़्यादा डायस्पोरा है, बल्कि आप देखेंगे तो बर्लिन में द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज मीटिंग विद वेरियस पीपल एंड अभी एक वो आपने कोई वीडियो देखा होगा तो वो
बच्चों से मिल रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि एक क्या बोलते हैं वहाँ की कंट्री के लोगों में भी एक इंडियंस को लेके एक पॉजिटिव भावना रहती है कि नहीं अच्छे हैं, इनका इनके जो प्रीमियर है वो अच्छे हैं, हाँ वहाँ के लोग अच्छे हैं जिस तरीके से मिल रहे हैं, एंड दे आर गुड पीपल, दे हैव कंपैशन एंड लव टुवर्ड्स अदर पीपल। देन ग्लोबल कॉपरेशन में तो इंडिया और जर्मनी और इंडिया कोऑपरेट करना ही पड़ेगा अगर उनको यूएनएससी का एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। देन जर्मनी सपोर्टेड इंडियाज़ बिड फॉर एनएसजी मेंबरशिप में भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में तो वो ऑफकोर्स हमें सपोर्ट करते ही हैं। दैन इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ऑफकोर्स आई टोल्ड यू दैट इंडो पैसिफिक विदाउट इंडिया इज नथिंग, and Germany was the one of the first European countries to adopt its policy guidelines on the Indo-Pacific region in 2020, and since then it has also pushed the European Union into articulating a coherent Indo-Pacific policy, and they had to roll it out in later years. Now climatic cooperation में भी इंडिया को वो हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने 10 बिलियन यूरोस हमें असिस्ट करने के लिए बोला कि हम प्लेज किया है कि हम आपको देंगे 2030 तक में जो हमने अपने क्लाइमेट टारगेट्स पूरे करने हैं, जिसमें कि 50% एनर्जी जो है हमारी रिन्यूएबल से आनी है, एंड 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी है। नाउ हाउ यूक्रेन क्राइसिस फोर्स्ड बोथ द नेशन टू रिव्यू देयर रिलेशन विद रशिया। अब क्या है, इंडिया भी जो है डिफेंस के लिए रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, डिफेंस के लिए। और अभी आप देख रहे हैं कि जर्मनी को कितनी दिक्कत हो रही है, अपना ऑयल या जो उनका एनर्जी डिपेंडेंस है रशिया पे, गैस पाइपलाइन वगैरह वो बंद कर देते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो वो अभी हल्के हल्के कम कर रहे हैं। तो उनको समझ में आ गया कि नहीं भैया, इंडिपेंडेंस जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी दोनों को क्या हो गया, रिव्यू कर रहे हैं अपने रिलेशन विद रशिया से। द crisis has forced rethinking of Germany's energy import policy, है ना, which creates an unparalleled window of opportunity for Indo-German green hydrogen cooperation, है ना। अभी तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह ही फ्यूचर है ना, कब तक आता है ये देखने वाली बात है। As Germany seeks to decrease its dependence on Russian gas, likewise India has a tough task at hand in managing its energy security priorities, with massively increasing oil prices since the war in Ukraine. Now, India's views of green energy as a means of geo-economic risk mitigation is central to achievement noted in Indo-German Partnership for Green and Sustainable Development। तो दोनों कंट्रीज़ को तो वर्क करना ही होगा ग्रीन एनर्जी में, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी डिपेंडेंस कम करनी है और देशों पर। क्लाइमेटिक कॉपरेशन मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने आपस में प्लेज किया है कि हम 10 बिलियन डॉलर देंगे भारत को, और क्या बोलते हैं हम आपको हेल्प करेंगे जो आपने अचीव करना है 2030 तक, है ना। नाउ व्हाई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट फॉर जर्मनी। देखो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी जो कंट्री हैं, जो बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, उनको आपस में मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। दस विदाउट इंडिया, तो मैंने आपको बताया कि इंडो पैसिफिक का कोई लॉजिक ही नहीं है, एंड इनफैक्ट न्यू दिल्लीज रोबस्ट आर्टिकुलेशन ऑफ इट्स रीजनल एस्पिरेशंस has generated confidence in its European partners about the ability of India to shape the regional strategic architecture. As Germany comes to terms with the new global realities, a strong partnership with India is today an important part of its foreign policy vision, जो कि होना भी चाहिए, और हमारे में भी हमारा जो foreign policy है उसको भी फोकस करना चाहिए जर्मनी पे। Now this new vision has a potential to transfer not only the bilateral relation but also the wider engagement of European Union with India, जो कि यूरोपियन यूनियन को जोड़ने, भारत से ज़्यादा बेहतर तरीके से और मोर स्ट्रीमलाइन रिलेशन जोड़ने से हेल्प करेगा। नाउ टूवर्ड्स द एंड, German policy is aimed at strengthening its engagement with like-minded nations in the Indo-Pacific in areas ranging from economy, environment, climate to health and technology। इन सब में तो कॉपरेशन हर कंट्री से करना ही चाहिए। Now why a strong relationship with Germany is significant for India? पहले मैंने आपको बताया यूएनसी को एक्सपेंड करना है तो इन दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा, ठीक है। देन जर्मन रिलेशंस remains one of the India's most important bilateral partners in Europe, a relationship that remains embedded in the larger framework of European Union, which Berlin is a key driver. Now Germany का जो invitation है G7 में प्रधानमंत्री मोदी जी का in 2022 stands out at the most immediate and obvious acknowledgement of the existing strategic partnership. However,
Germany's and India's partnership is not just growing through diplomatic niceties. At the center of the convergence lie the mutual recognition of common strategic interests. Shared interests are particularly relevant for both countries' quest for strategic autonomy, their attentiveness towards the Indo-Pacific, and our renewed recognition of the climate action, which is the need of the hour, and the both countries need to cooperate with each other and work in these various areas to have a nice direction, or to give the world a nice direction. Thank you all for watching. A 3 free mock tests are waiting for you at the alphas.com. Please go and give your test. Enjoy, keep smiling, keep healthy, and we shall see you soon. Take care.